नमस्कार दोस्तों, आज हम रस निष्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। रस निष्पत्ति क्या है, निष्पत्ति का अर्थ क्या है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अभी तक तो आप रस के बारे में पढ़ चुके होंगे, नवरसों के बारे में, रस के अवयवों के बारे में, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। तो बताइए रस के अवयव कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव रस के अवयव माने जाते हैं। जैसे कि हम कोई काव्य पढ़ते हैं या नाटक देखते हैं तो उन पात्रों के साथ हम भी संचार करते हैं। उनके जो भाव जो है वो हमारे मन के भी भाव होते हैं। तो इस तरह हम उनके साथ साथ चलकर हमारे मन में जो स्थायी भाव उठते हैं वो रसावस्था तक पहुंच जाते हैं। तो यही रस निष्पत्ति है। सबसे पहले इस रस निष्पत्ति के बारे में कहा था आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। उन्होंने रस निष्पत्ति की व्याख्या की थी, जो रस सूत्र के नाम से जाना जाता है। वो क्या है हम देखेंगे। देखिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस सूत्र संबंधी जो व्याख्या है वो ये है: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस निष्पत्ति। एक बार फिर से देखिए, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसका मतलब क्या है? विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव माने आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जो आश्रय के मन में जब स्थायी भाव जाग उठता है तो वो उसका कारण कौन होता है? ये विभाव होता है। किसी के प्रति भाव उत्पन्न होता है। अगर प्रेम होता है तो किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, वो आलंबन विभाव होता है। क्रोध होता है तो वो भी किसी के प्रति, वो आलंबन विभाव है। तो उसको उद्दीप्त करने वाला जो विभाव है वो उद्दीपन विभाव है। तो वो विभाव माने आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव हो गए। और अनुभाव माने क्या है? जैसे कि भाव उत्पन्न होते ही आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं जो होती है वो हम अनुभाव कहते हैं। जैसे कि भाव उत्पन्न होते ही हमारी जो शारीरिक चेष्टाएं पहले जैसे नहीं होती। क्रोध उत्पन्न होने पर हमारी आंखों में लालिमा आ जाती है, और भय उत्पन्न होते ही हमारा शरीर जैसे कांपने लगता है, शरीर पसीना पसीना हो जाता है। प्रेम उत्पन्न होने पर हमारे जो गालों में गाल लाल हो जाते हैं, हमारे आंखें जो है वो खुला रहता है। तो इस तरह कई भाव ऐसे हैं, कई जो शारीरिक चेष्टाएं हैं हम अनजाने ही हम प्रकट करते हैं। तो ये जो है वो अनुभाव कहलाते हैं। फिर क्या है? व्यभिचारी भाव यानी कि संचारी भाव। संचारी भाव माने संचरणशील मनोभाव है। इसे वो ये स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाली प्रक्रिया ही भी करते हैं, पुष्ट करते हैं। जैसे कि क्रोध है तो हमें जिसके प्रति क्रोध होता है उस व्यक्ति ने पहले भी ऐसा कोई काम किया है, उसकी याद, वो संचारी भाव है। जो संचारी भाव की ज्यादा आयु नहीं होती, वो जैसे ही हमारे मन में उत्पन्न होकर फिर अस्त हो जाते हैं। जो ये संचारी भाव जो है स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले हैं। 33 संचारी भावों के बारे में आप अब तक पढ़ चुके होंगे, है ना? तो ये सब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यही आचार्य भरत मुनि ने कहा था। देखिए, इसमें मैंने 2 शब्दों को रेखांकित किया। वो क्या क्या है? संयोग और निष्पत्ति। तो इस संयोग और निष्पत्ति के आधार पर रस सूत्र की व्याख्या कई व्याख्याकारों ने की। कई व्याख्याकार थे, 11-12 व्याख्याकारों ने भरत मुनि के इस रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत जो है, रस सूत्र जो है, उसकी व्याख्या की। हम यहाँ उनमें 4 प्रमुख व्याख्याकारों को हम जानते हैं। उन व्याख्याकारों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। वे कौन कौन है, उन्होंने संयोग के बारे में, निष्पत्ति के बारे में क्या क्या कहा है, ये भी हम देखेंगे। देखिए, वो है सबसे पहले आने वाला है भट्ट लोलट। उनका जो सिद्धांत जो है वो है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहते हैं।
दूसरा है शंकुक, उनके सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। तीसरा है भट्टनायर, उनके सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। और चौथा आचार्य है अभिनव गुप्त, जिनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। हम एक एक करके देखेंगे इनके प्रत्येक वाद में आचार्यों ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद देखेंगे। भट्टलोलट कौन है? रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। भरत मुनि के जो रस सूत्र है उनकी सबसे पहली व्याख्या भट्टलोलट ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना, तभी तो उनका वाद उत्पत्तिवाद है। निष्पत्ति का जैसे कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति नहीं, रस की उत्पत्ति होती है। यही उत्पत्तिवाद में भट्टलोलट ने कहा। अब संयोग के लिए उन्होंने क्या कहा? संबंध कहा। संबंध माने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संबंध से रस की उत्पत्ति होती है। अब उत्पत्तिवाद का एक दूसरा नाम है आरोपवाद। इसका भी एक कारण है, वो आगे मैं बता दूंगी। फिर विभावादि का संबंध किससे होता है? विभावादि का संबंध स्थायी भाव से होता है। विभावादि मतलब क्या है? जैसे कि हमने ऊपर देखा है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, उसे हम विभावादि कहेंगे। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संबंध किससे होता है? स्थायी भाव से होता है, जिससे रस की उत्पत्ति होती है। यही उत्पत्तिवाद का सारांश है। लेकिन इससे आगे जाने से पहले हमें एक और बात देखनी है कि भट्टलोलट ने ये संयोग के संबंध में और कुछ कहा है। वो क्या है? संयोग स्थायी भाव का, जैसे पहले कहा था स्थायी भाव का किसके साथ संबंध होता है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इस तरह संबंध होने को उन्होंने एक एक नाम दिया है। स्थायी भाव विभाव के साथ संबंध वो उत्पाद्य उत्पादक संबंध है। उत्पाद्य स्थायी भाव है, उत्पादन करने वाला जो उत्पादक है वो विभाव है, क्योंकि आलंबन के कारण ही आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है। तो उत्पाद्य उत्पादक संबंध है स्थायी भाव और विभाव के बीच, जिससे क्या होती है? रस की उत्पत्ति होती है। अब स्थायी भाव और अनुभाव के बीच कौन सा संबंध है? गम्य गमक संबंध। स्थायी भाव गम्य, गम्य माने वो हमारे मन में उत्पन्न वो भाव स्थायी भाव है, जिससे जो शारीरिक चेष्टाएं हम प्रस्तुत करते हैं गमक, वही अनुभाव है। उन दोनों के बीच गम्य गमक संबंध है, जिससे रस की प्रतीति होती है। यानी कि दूसरा भी समझ सकता है कि इनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमारे मुंह में जो चेष्टाएं होती है, हमारी शारीरिक चेष्टाएं जो होती है, उससे हमें प्रतीति होती है। देखो इनके मन का भाव यही है। अब तीसरा है स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव के बीच कौन सा संबंध है? पोष्य पोषक संबंध है। पहले से ही कहा स्थायी भाव को पुष्ट करने वाला स्वभाव है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव है। तो उन दोनों के बीच का संबंध जो है वो पोष्य पोषक संबंध है, जिससे क्या होती है? रस की पुष्टि होती है। तो उत्पत्तिवाद में रस की उत्पत्ति, रस की प्रतीति और रस की पुष्टि तीन बातें कही है। उसे ही जो हमारे भट्टलोलट ने रस निष्पत्ति की तीन प्रक्रियाएं मानी है। कौन कौन सी है? उत्पत्ति, प्रतीति और पुष्टि। स्थायी भाव और विभाव के संबंध से रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव और अनुभाव के बीच जो संबंध है उससे रस की प्रतीति होती है, और स्थायी भाव और संचारी भाव के बीच जो संबंध है उससे रस की पुष्टि होती है। अब देखिए विभाव आदि से वहां प्रक्रिया क्या होती है, ये भट्टलोलट ने ऐसा कहा। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव यानी कि विभाव आदि से अपरिपक्व स्थायी भाव का संबंध होता है। अपरिपक्व स्थायी भाव मतलब सबके मन में स्थायी भाव वासना रूप में स्थित है। तो अब रस पढ़ते वक्त पढ़ चुके होंगे, सबके मन में स्थायी भाव अपरिपक्व अवस्था में होते हैं। वो परिपक्व तब होता है जब उसके लिए कोई कारण आ जाता है। तो विभाव आदि से ये जो अपरिपक्व स्थायी भाव का संबंध होता है, फिर रस की उत्पत्ति होती है, और यही तीन प्रक्रियाएं हैं। फिर अनुभावों से उस रस की प्रतीति होती है,
और संचारी भावों से उस रस की पुष्टि होती है। लेकिन अब सबसे प्रमुख बात उन्होंने यही कहा है कि रस किसमें स्थित है, किसको रस होती है, रस की अनुभूति किसको होती है। तो इसमें जाने से पहले आप देख लीजिए, कोई भी काव्य, चाहे वो नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो या सिनेमा हो, कोई भी काव्य हो, उनमें 3 तत्व मुख्य है। इन 3 तत्वों के बिना वो काव्य नहीं हो सकता। वो है अनुकार्य यानी कि मूल पात्र। अब रामायण एक नाटक है, तो उनमें जो जो पात्र है, राम, सीता, दशरथ, रावण, मंडोदरी, विभीषण, ये लक्ष्मण, ये सारे के सारे जो मूल पात्र है वो अनुकारी है। और अनुकर्ता कौन है? अनुकर्ता माने नट यानी कि अभिनेता, नट या नटी, तो वो इसका अनुकरण करता है, वो अनुकर्ता है। और तीसरा है आस्वादक, यानी कि ये जो नाटक जब दिखाते हैं, खेलते हैं, तो देखने वाले आस्वादक तो होंगे ही, तो वे आस्वादक। इन तीनों की एक काव्य में अपनी अपनी भूमिका है। कहाँ? रसास्वादन में। रसास्वादन करते वक्त तीनों की अपनी अपनी भूमिका, इसके बारे में ही रस निष्पत्ति में कहा है और उसकी व्याख्याकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण से हमारे सामने रखा है। तो वो देखिए आगे, इनमें रस की स्थिति कही है। भट्टलोलट के अनुसार रस की स्थिति अनुकार्य में है, यानी कि मूल पात्र में। अब रामायण है, तो रामायण का राम जो मूल पात्र है वो अनुकार्य है। अनुकार्य में रस की स्थिति उन्होंने मानी। अनुकर्ता की भूमिका तब क्या हो गया? अनुकर्ता में उसका आरोप ही होता है। तभी तो मैंने पहले कहा उत्पत्तिवाद का दूसरा नाम आरोपवाद। ये जो अभिनेता में रस का आरोप ही उन्होंने किया है। रस की उत्पत्ति या रस की स्थिति जो है मूल पात्र में है, सिर्फ इसका आरोप ही अभिनेता ने माना। लेकिन ये आस्वादक के बारे में, देखने वाले सामाजिक के बारे में उन्होंने बिल्कुल उल्लेख ही नहीं किया। तो यही भट्टलोलट के उत्पत्तिवाद संबंधी अवधारणा है। अब हम भट्टलोलट के उत्पत्तिवाद के सारांश देखेंगे। इतना तो हमने देखा, इसका सारांश देखेंगे। सबसे पहली बात, अपरिपक्व स्थायी भाव विभाव आदि का संयोग पाकर परिपक्व होता है, फिर रस की उत्पत्ति होती है। उन्होंने सबसे पहला पॉइंट यही कहा था। उत्पत्तिवाद में उन्होंने कहा अपरिपक्व स्थायी भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का संयोग पाकर परिपक्व बन जाता है, फिर रस की उत्पत्ति होती है। फिर क्या होता है? स्थायी भावों का विभाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक संबंध है। स्थायी भाव का अनुभावों के साथ गम्य गमक संबंध है। स्थायी भाव का संचारी भावों के साथ पोष्य पोषक संबंध है। इससे रस की उत्पत्ति, प्रतीति और पुष्टि होती है। अब उक्त रस की उत्पत्ति, प्रतीति और पुष्टि अनुकार्य राम आदि में होती है। जो मूल पात्र है उसमें ही रस की स्थिति होती है। अब राम आदि का अनुकरण करने वाला, चाहे वो राम हो, लक्ष्मण हो, ऋष्येंदु हो, कोई भी हो, तो मूल पात्र का अनुकरण करने के कारण अभिनेताओं में रस आरोपित होता है। रस का आरोप ही अनुकर्ता में होता है, अनुकरण करने वाले नट में होता है। आगे क्या बताया उन्होंने? तो ये उत्पत्तिवाद में ये उन्होंने कहा है अनुकार्य में रस की स्थिति होती है और अनुकर्ता में रस का आरोप होता है। और रस की उत्पत्ति, प्रतीति, पुष्टि कैसे होती है? मन में जो अपरिपक्व स्थायी भाव है, वो स्थायी भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संबंध से परिपक्व अवस्था में पहुंचकर रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव और अनुभाव के संबंध से रस की प्रतीति होती है और स्थायी भाव और संचारी भाव के संबंध से रस की पुष्टि होती है। तो ये है भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। लेकिन भट्टलोलट के इस उत्पत्तिवाद के संबंध में कई आलोचनाएं हुई। उनमें उनके आगे के आचार्य शंकुक ने ही सबसे पहले इसकी आलोचना की। वो क्या है? रस की उत्पत्ति सिर्फ अनुकार्य में मानी। अनुकार्य को हमने कभी देखा नहीं। ये कोई उपन्यास के पात्र होंगे, ये उपन्यासकार की सृष्टि होगी, नाटककार की सृष्टि है, नाटक के पात्र।
अब रामायण अगर एक नाटक है तो नाटक के पात्र राम अनुकार्य है, उस अनुकार्य के मन में रस उत्पन्न होता है, इसका कौन सा प्रमाण है? और अनुकर्ता पर गौण रूप से आरोप उन्होंने कहा, अभिनय करने वाले पर रस का आरोप। वे उसका अगर अनुकर्ता अभिनेता के या मूल पात्रों के भावों का अनुकरण करता है, लेकिन उसमें वो भाव उनके उसी के अनुसार उसके मन में वो भाव उत्पन्न तो होना चाहिए, तो वो भाव का अभिनय तो वो करता है, तो उनमें गौण रूप से सिर्फ आरोप कहा। लेकिन ये जो नाटक देखने वाले दर्शक, उपन्यास पढ़ने वाले, काव्य पढ़ने वाले पाठक या सुनने वाले श्रोता, इनके बारे में भट्टारक ने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए कहते हैं सहृदय की दृष्टि से रसानुभूति पर उन्होंने विचार नहीं किया, क्योंकि सहृदय की भूमिका वहां क्या है? जब कोई नाटक खेला जाता है, जब वो देखने के लिए दर्शक नहीं है, तो फिर नाटक खेलने का क्या फायदा? तो वो दर्शक के लिए नाटक खेला जाता है। तो दर्शक की यहाँ या सहृदय दर्शक की इस रसानुभूति में कौन सी भूमिका है, उसके बारे में भट्टालोलट ने बिल्कुल नहीं कहा। ये भट्टालोलट के उत्पत्तिवाद की बहुत कमी रह गई, इसकी आलोचना शंकुक ने की। और इसी के आगे दूसरे व्याख्याकार के रूप में हमारे पास शंकुक आते हैं। उनके अनुमितिवाद क्या है, वो जो हम अगली वीडियो में देखेंगे।